बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं जी। मेरा नाम अली इमरान है और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। क्वालिफ़ाई करने के बाद, बल्कि क्वालिफ़ाई करने से भी पहले मुझे एक जगह से जॉब के लिए ऑफ़र आ गए और मैं फिर वहीं पे ही काम करने लग गया। मतलब आप क्वालिफाइड ना हो और आपको 1300 सीसी कार ऑफ़र हो जाए और बेनिफिट्स ऐसे ऑफ़र हो जाएं जो क्वालिफाइड लोगों के लिए होते हैं, तो फिर आप थोड़े से लालच में आ जाते हैं कि यार ठीक है, पढ़ाई तो चलती है। घर वाले भी बड़े खुश हो जाते हैं, वो कहें बस इतना ही काफ़ी है। वो कहें भाई शाबाश बेटा, शाबाश, यह भी काफ़ी है। तो वो मुझे रियलाइज़ हुआ थोड़े से बाद ही कि पैसे तो अच्छे मिल रहे हैं, सीट भी अच्छी है, लेकिन मैं उससे बहुत खुश नहीं था उस जॉब से। फिर उसके बाद उसके साथ साथ मैंने टीचिंग शुरू कर दी एक यूनिवर्सिटी में। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टीचिंग तो मैं बग़ैर, मतलब अगर मुझे कोई इसके लिए पे ना भी करे तो भी मैं खुशी से टीच कर सकता हूँ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये एक ऐसा काम है जो मेरा शौक़ भी है, और उसकी बेसिक आइडेंटिफिकेशन जो है वो ये होती है शौक़ की, कि आपका क्या पैशन है या आप क्या काम खुशी से करते हैं। अगर आप वो पैसों के बगैर भी कर रहे हैं और अगर आप जो काम कर रहे हैं उससे मतलब जिन बच्चों को मैं समझा रहा हूँ उन लोगों को समझ आ रही है, उस वक्त समझ आ रही थी जब मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे था, तो मुझे समझ आ गया कि यार ये काम ऐसा है जो मैं अबव एवरेज हूँ इस काम में। यानी बहुत से लोग उतना बेहतर नहीं समझा पा रहे थे उस वक्त जो मैं समझा पा रहा था जब मैं स्टूडेंट था। और दूसरे नंबर पे मुझे ये फील हो गया कि यार हाँ, ये एक ऐसा काम है जो जिसके लिए अगर मुझे पे ना भी किया जा रहा हो तो मैं उतने ही शौक़ से करता हूँ। तो मैंने ये शुरू में ही अपने कैरियर के शुरू में आइडेंटिफाई कर लिया था कि यार ये वाला काम ठीक है, ये मुझे एज ए प्रोफेशन करना चाहिए। फिर मैं फुल टाइम इधर आ गया और क्या कहते हैं टीचिंग में, और मेरा ये पैशन जो है वो प्रोफेशन बन गया। यानी एक दो स्टूडेंट पीछे हंस रहे थे मेरी ये बात सुन के कि मैं ये एक ऐसा काम है जो मैं बगैर पैसों के भी करने में उतने ही पैशन से करता हूँ। अच्छा, ऐसा है कि अफरीदी को क्रिकेट खेलने का शौक़ है, अगर उसको उस क्रिकेट खेलने के पैसे मिलने लगे तो बहुत ही अच्छा है। वो खुशी से काम कर रहा है एंजॉय करने के लिए, लेकिन उसके साथ वो उससे कमाने भी लग जाए, तो वो जब वो काम कर रहा होता है तो ये नहीं सोच रहा होता कि मैं इससे कमा रहा हूँ। यानी मैं जो पढ़ाता हूँ उससे मैं पैसे कमाता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे जहन में ये नहीं चल रहा होता कि मैं इस पढ़ाने से पैसे कमा रहा हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाते हुए उसमें इन्वॉल्व होता हूँ। तो मतलब मुझे अच्छा फील होता था जब मैं किसी के लिए हेल्पफुल होता था। हमारी फील्ड इस वजह से बड़ी अजीब है कि आप बहुत काबिल आदमी बन गए हैं और आप इतने ही काबिल हैं कि आप किसी के लिए हेल्पफुल नहीं हो पाते। यानी मुझे टैक्स का काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन टैक्स का काम किसने कराना है? टैक्स तो कोई अमीर आदमी देगा ना, कोई रेगुलर बंदा। मतलब एक नॉर्मली इनकम टैक्स की बात करूं तो वो मैं किसी के लिए हेल्पफुल नहीं हो सकता अगर वो बंदा, उसकी इनकम बहुत कम है। तो हमारे आप ऑडिटर बन गए हैं, आप एक सक्सेसफुल बंदे हैं, आपको ऑडिट का काम बहुत अच्छा आता है, तो ऑडिट किसी मतलब ऑडिट के लिए कोई कंपनी होगी जिसकी ख़ास रैंकिंग होगी, आगे इंशाल्लाह ऑडिट में पढ़ाएंगे, उसको ऑडिट की ज़रूरत है, एक आम बंदे को तो नहीं है। तो एक ये वाला ख्वाहिश कि आप किसी के लिए हेल्पफुल साबित हों, वो भी इस काम से पूरी हो रही थी। अभी तो व्हाट्सएप ग्रुप का ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो गया है। मैंने 2017 में जब पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे तो उस वक्त व्हाट्सएप ग्रुप का कॉन्सेप्ट नहीं था, और मैंने पहली बार व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और वो प्योरली हेल्प के लिए थे, स्टूडेंट की हेल्प के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी आहिस्ता आहिस्ता वो फिर ट्रेंड में आ गए और वो फिर ऑलमोस्ट अब तो तकरीबन हर क्लास में एक व्हाट्सएप ग्रुप, एक दो व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। बढ़ते बढ़ते वो काफ़ी
तो हर क्लास बॉयज़ का अलहदा, गर्ल्स का अलहदा व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं। शायद पिछले सेशन में मैं 50 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप्स खुद डील कर रहा था। तो वो व्हाट्सएप ग्रुप की जो सर्विस मेरे माइंड में उसका कॉन्सेप्ट था, वो बेसिकली तो ये था कि आप एक हेल्प एक्सटेंड करें टू द स्टूडेंट, ख़ास तौर पे उस वक्त जब उसकी हेल्प करने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो वो स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, पेपर से एक हफ्ता पहले उसके जहन में 6-8 सवाल इकट्ठे हुए हुए हैं, अब उस टाइम पे उसको सपोर्ट नहीं मिल रही। तो बेसिकली इन व्हाट्सएप ग्रुप का मकसद था कि हम स्टूडेंट को उस वक्त सपोर्ट दे सकें। वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल रहा कि ओवर द पीरियड वो बढ़ता ही चला गया। और वो फिर वही बात है कि ये वो वाला काम था जिसके एवज मुझे पे नहीं किया जाता था, लेकिन वो मुझे चूँकि शौक़ था तो मैं उसको करता रहा। समहाउ इंडस्ट्री में काम किया, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं समझता हूँ कि मेरी मिजाज को सूट किया। उसके बाद मैं टीचिंग में आया और फिर टीचिंग में आने के बाद कभी और नहीं कुछ सोचा कि इसके अलावा और क्या कर सकते हैं। मुझे लगता है यही काम मैं अच्छा कर रहा हूँ और इस पे मज़ीद मेहनत करके इंशाल्लाह और बेहतर कर सकता हूँ। वो वाली ख्वाहिश कि मैं 9 से 5 जॉब करूँ या 9 से 6 जॉब करूँ और उसके बाद सोचूं कि यार अब मैंने जो इतने पैसे कमा लिए हैं इसको कैसे अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए या कैसे किसी की हेल्प की जाए। इस प्रोफेशन में अगर अच्छे से किया जाए तो इसके अंदर वो वाला एलिमेंट शामिल है, हेल्प वाला भी, जो आप साथ साथ सर्व करते हुए कर रहे होते हैं। मुझे इसमें ये अच्छी बात लगी और मैं इसीलिए मेरा पैशन मज़ीद बढ़ता गया। अच्छा जनाब, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा होता हूँ? कैफ 2, फिर उसके बाद कैफ 4 बिज़नेस लॉ है, फिर उसके बाद कंपनी लॉ और उसके बाद ऑडिट एंड इंश्योरेंस। ये 4 सब्जेक्ट्स हैं। जब आप इंगेज हो जाते हैं फुल टाइम टीचिंग में, आपके पास टाइम होता है, आप एफर्ट करते हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं उसको डेवलप कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कैफ लेवल पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स सारे मैं डील कर रहा हूँ। सीफैब लेवल पे जो है वो ऑडिट, इंश्योरेंस से रिलेटेड सर्विस और टैक्स के वाले से वर्किंग है, मैं पढ़ाता रहा हूँ। अभी करंटली मैंने उसको गैप दिया है क्योंकि इसमें लास्ट सेशन में मेरे पास 1400 स्टूडेंट्स थे कैफ के। वो इतनी बड़ी तादाद थी कि मुझे फिर उन पे फोकस करना था और फिर मैंने एक गैप लिया है। फाइनल से इस तक मैं फ़ाइनल करंटली नहीं पढ़ा रहा। एक और अचीवमेंट जो काबिल ज़िक्र है मैं समझता हूँ वो ये है कि 2019 में मेरे स्टूडेंट का मेरिट सर्टिफिकेट आया था और ये भी डिस्कशन हमारी आज की डिस्कशन का हिस्सा है कि आप कैसे अबव एवरेज परफॉर्म कर सकते हैं और किस तरह से आप जो है वो टारगेट कर सकते हैं मेरिट को। मेरिट 2 चीज़ों से लिया जा सकता है। मेनली उसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो आपका हार्डवर्क होता है, जो आपके एंड की चीज़ है। 1 लाख का फैक्टर है कि आप ऑन द स्पॉट जो है वो ऐसा परफॉर्म करें कि वो मेरिट की पोजीशन आ जाए। जो स्टूडेंट मैंने पढ़ाया और जिसका मेरिट आया उससे क्या डिस्कशन रही और ओवरऑल क्या है, मैं इसको थोड़ा सा अगली स्लाइड में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। इससे पहले कि मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्कशन करूं, एक डिस्कशन ये मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि सब स्टूडेंट्स के साथ की जाए, ख़ास तौर पर ऑन द वेरी फर्स्ट डे। मुझे आप बताइए, आपने आखिर सेलेक्ट किया, सोचा कि मैंने ये सब्जेक्ट सर से पढ़ना है और इस सब्जेक्ट में इस वक्त की क्लास में आज से 20 दिन पहले नई सीट नहीं थी एनरोलमेंट के लिए। आपने सोचा, आपने प्लान किया, आपने एनरोलमेंट कराई और सीट रिज़र्व करा ली अपनी।
और आज से 20 दिन पहले करा ली। अच्छा, मैं ये चीज़ बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि यार आखिर आपने पैसे दिए और एतमाद किया है। मैं जो पैसे आपने दिए हैं वो मैनेजमेंट को दिए हैं, मेरा उससे कोई वो नहीं है, लेकिन जो एतमाद आपने मुझ पे किया ना, ये मेरे पे एक भार है। मैं इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेता, या मैं ये नहीं कहता कि यार ठीक है किसी और को पढ़ लो। वो मैं बेनियाजी के उस लेवल पे नहीं हूँ, या मैं इसको ठीक नहीं समझता। सर, आपकी ज़िंदगी के 6 माह हैं और आप एक बंदे पे एतमाद करते हैं कि मैं इससे पढ़ के पास हो जाऊँगा, आपको ये लगता है, तो मैं इसको खुदा का करम समझता हूँ कि आपने मुझ पे एतमाद किया। हाँ, अलबत्ता एक फैक्टर ज़रूर है जिसको मैं डिस्कस करने चाह रहा हूँ कि यार आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या करते हैं। नॉर्मली एनरोलमेंट कराते वक्त, या ये कि यार बाद में सीट ना मिले, आप नॉर्मली क्या कर लेते हैं, पहले ही दोस्त कुलीग्स के कहने पे एनरोलमेंट करा लेते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि यार क्या आगे कैसे पढ़ाएंगे, क्या सोचा हुआ, बस यार इससे पढ़ लो तो पास हो जाओगे। इस तरह की बातें नॉर्मली कही जा रही होती हैं। बट मैं ये चाहता हूँ आप लोगों से इंडिविजुअली, चाहे इस पे 15 मिनट 20 मिनट लग जाएं, कि आप मुझसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, मुझे किस तरह परफॉर्म करना चाहिए कि मैं आपकी हेल्प करूं कि आप अपना टारगेट अचीव करें। या आपने एक मकसद सोचा कि आप एनरोल हो गए, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं पहले आपको अपनी एग्जांपल दे देता हूँ। अगर मैं इस वक्त उस सीट पे बैठा होता और मुझसे कोई बंदा पूछता कि सर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपने टीचर से, तो मैं उसको कहता कि पॉइंट नंबर 1, यार मैं एक सब्जेक्ट के लिए आपके पास एनरोल हूँ, तो मुझे वो सब्जेक्ट आए, मतलब मुझे उसकी समझ आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी अंडरस्टैंडिंग के अलावा सर इस तरीके से पढ़ाएंगे पेपर भी पास हो। यानी मुझे टेक्स्ट तो बड़ा अच्छा समझ आ गया, पेपर में 36 नंबर आए, ऐसे 6 समझने को हमने क्या करना। उससे अच्छा तो ये था कि मुझे समझ आधा आता है लेकिन मेरा पेपर पास हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास क्या क्राइटेरिया है मेजर करने का कि आपको वो सब्जेक्ट आता है। अब आपका AFC जितना भी किया है वह पास हो गया, तो आप आराम से बैठे हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारा ही आता है, ठीक है। अब वो तो हमें ही पता है ना कि आपको कितना का आता है, लेकिन जब पास हो गया तो ख़त्म। आपको ICAP ने जब डिक्लेयर कर दिया कि आपका AFC पास है, तो फिर इर्रिस्पेक्टिव कि आपने 2 चैप्टर छोड़ के पेपर दिए या 3 चैप्टर छोड़ के पेपर दिया, अब कहा यही जाएगा कि इसको ये सब्जेक्ट आता है, यस और नो। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह मैं जब स्टूडेंट था तो मैं ये सोचता था कि यार मतलब एक तो सब्जेक्ट की समझ आए और दूसरा वो सब्जेक्ट पास हो। मेरे मुताबिक ये एक्सपेक्टेशंस मैं एक टीचर से रखता था जब मैं एज ए स्टूडेंट था। मैंने आपको ये इसलिए बताया कि आपके जहन में जो बात, जो एक्सपेक्टेशन आए, प्लीज़ उसको डिस्कस करें। हाँ, मैं इस क्लास में एक चीज़ ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। हम सब बैठे हुए हैं और मेरा ये दिल चाहता है कि जिस बच्चे के जहन में जो सवाल भी आए वो ज़रूर पूछे, हंसते देखे कर ना जाए कि यार ये सवाल मैं पूछ लेता लेकिन इसलिए नहीं पूछा कि कोई हंसेगा, या इसलिए नहीं पूछा कि कोई मेरा मजाक बनाएगा। देखिए, ये आप लोग ही हैं सारे, ठीक है। और ये क्लासरूम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोग डेवलप हो रहे हैं। दिमाग में जो सवाल आ रहा है, अगर वो इखलाकी दायरे के अंदर है तो ज़रूर पूछ लीजिए, ठीक है। उससे होगा क्या कि आप लोग क्लास में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा जो क्वेश्चंस को वेलकम करने वाला होगा, ठीक है। मतलब एक बच्चे ने मजाक उड़ा दिया दूसरे का, तब दूसरा लेक्चर लेने की बजाय यही सोचता रहेगा कि अब ये सवाल करे ज़रा, लेक्चर निकल गया। या अगर हमारी किसी बेटी ने सवाल किया है और
उसको हर वक्त यही लगे कि कोई पीछे से हंस जाएगा या कोई मजाक उड़ा देगा तो वो तो सवाल नहीं पूछ सकेंगे। और मैं तो ऐसा नहीं करने दूंगा आप लोगों में से किसी को भी। आप सवाल करें और कोई लड़की से तो वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं है, और वाइस वर्सा भी। कोई बेटी सवाल करे और आप में से कोई बंदा उसका मजाक उड़ाए, ये भी नहीं करने देंगे। बिल्कुल अच्छे से अच्छा एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए जिसमें बच्चा सवाल पूछे, सेन में सवाल आया है उसको पूछना बेहतर है, पूछ लीजिए। बस ऐसा सवाल हो जो आपको लगे कि इस क्लास में पूछने के काबिल है, इखलाक के दायरे के अंदर अंदर ज़रूर पूछ लीजिए। सर ये बात आपसे मैंने इसलिए की है पहले कि आपको मैं इसके बाद आप लोगों की तरफ सवाल पुट करने लगा कि यार आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। जो एक्सपेक्टेशन है आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिए। जो बात करना चाह रहे हैं वो हाथ खड़ा कर रहे हैं, तो रैंडमली पूछूंगा तो अजीब लगेगा। जी प्लीज़, क्या एक्सपेक्टेशन है? यार जो मेरी थी एज ए स्टूडेंट मैंने आप लोगों से डिस्कस की। सर कॉन्सेप्ट को बेसिक लेवल से तो लेके चले, इनको एडवांस लेवल पे भी लेके चले। बेसिक लेवल पर लेके चलें और एडवांस लेवल तक लेके आएँ। बेसिक लेवल का मतलब यह है कि बिल्कुल मैं ये ज़ूम ही करता हूँ और करता रहूँगा कि आपको सिर्फ अंग्रेज़ी आती है और आपको कुछ नहीं आता, और वो अंग्रेज़ी में भी जहाँ मुश्किल लफ्ज़ होगा मैं आपकी हेल्प करूँगा, पहली बात। और बेस से बात शुरू होगी। यस, एडवांस लेवल तक लेके जाने का मतलब है कि एडवांस लेवल से मुराद वो वाला लेवल है जो लेवल आपके एग्ज़ाम का होता है, वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। यस बिल्कुल सही। कोई जो एक्सपेक्टेशन आपके जहन में है आप मुझसे पूछिए, मैं अभी आपको ये भी बता दूँ। एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मेरे जहन में ये है कि मैं जब ये क्लास पढ़ूँ तो इसके बाद इस काबिल हो जाऊँ कि अपीलेट ट्रिब्यूनल में कोई केस हो तो मैं खुद डील कर लूँ। तो मैंने उसे उसी वक्त कहा नहीं भाई ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मैं आपको वजह बताता हूँ। सर मैंने आपको अपीलेट ट्रिब्यूनल की तैयारी नहीं करानी, मैंने आई कैप की तैयारी करानी है। आई कैप का जो पेपर है मेरा फोकस वो है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे दिमाग में बैक एंड में पता क्या चल रहा होता है, यार सवाल किस तरह का आ सकता है। ठीक है, एक्चुअल में टेक्स्ट को डील करने में बहुत सी और बातें हैं, हम वो डिस्कस नहीं करते, मैं नहीं करता। मैं तो हमेशा मेरी पहली एजम्पशन है कि यार हर चीज़ बहुत अच्छे से हो रही है। यानी अगर मुझसे मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे देता हूं कि अगर मैं आपको ये पढ़ाने लगाऊं कि जो सिग्नल्स होते हैं इसका तरीक़ेकार क्या है, तो मैं आपको सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा कि यार सिग्नल की पाबंदी बड़ी ज़रूरी होती है और जो बंदा सिग्नल तोड़ता है उसको फ़ाइन होता है। जब रेड कलर की लाइट हो तो आपने रुक जाना है, जब येलो कलर की लाइट हो तो तैयार हो जाना है, जब ग्रीन कलर की लाइट हो तो फिर आपने गाड़ी निकाल। ठीक हो गया? अच्छा ये बुनियादी बात। और अगर मैं पढ़ाते हुए पहले ही आपको कहूँ यार सारी ड्रामेबाजी है, देखो इधर से कोई नहीं निकल जाओ, आप कहेंगे यार आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर टैक्स एक कानून है, सर टैक्स एक कानून है। मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पशन दिया गया, सब कुछ टैक्स के कवानीन के मुताबिक हो रहा है और होना है, तभी तो आप सीख सके टैक्स को। सर मेरी बात समझ आ रही है? तो मेरा टारगेट ये है असल में कि मैं आपको टैक्स पढ़ाऊं और इस एजम्पशन पे कि हर चीज एज पर द लॉज चलेगी और चल रही है। ठीक है, तो मतलब एक बच्चा है क्लास में, कुछ बच्चों का फ्रेम ऑफ माइंड होता है कि यार कुछ भी नहीं, ऐसी सारी ड्रामेबाजी है, 5,000 रुपया 2 काम हो जाता है। इस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ यकीन माने आप टैक्स समझ भी नहीं सकेंगे। यार जो बंदा हर बात पे ये सोचता है कि गल्लां ही बढ़िया ही हैं, तो फिर वो क्या सीखेगा? आपने सबसे पहले ये असम्पशन है कि यार कि हर चीज एज पर द लॉ चल रही है। अच्छा कुछ और होते हैं लोग जो कानून से ज्यादा समझदार बनने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के तौर पे कहेंगे सर इस लॉ को ऐसे नहीं होना चाहिए। मैं उनके हवाले से सिर्फ ये कहता हूँ कि यार हमारा टास्क
लॉ को अंडरस्टैंड करना, लॉ की इंटरप्रिटेशन को समझना है कि इस कानून का मकसद और मतलब क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। अब इससे ऊपर ये कि जी इस कानून को इस तरह नहीं होना चाहिए, यानी अब मैं अगर सिग्नल सिस्टम पढ़ा रहा हूँ कि यार ये रेड लाइट, ये येलो लाइट, ये ग्रीन लाइट, तो एक बच्चा कहे कि नहीं सर एक ब्लू लाइट होना, जिसका मतलब है कि रेस तेज जोर से देनी शुरू कर दें। यार अब मैं ये कहूँगा कि नहीं भाई इतने समझदार आप ना बने उस लिमिट के अंदर, जो कि यहाँ पे जो लॉ होता है ना उसमें हम अपने तौर पे इम्प्रोवाइजेशन को इनकरेज नहीं करते कि यार अपने तौर पे आप कोई नई वैरायटी सोचें। हम ये सोचते हैं यार ये वाला कानून है, इस कानून की एप्लीकेशन ये है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? यस और नो? अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, मैंने 2-3 बातें आपके साथ की टीचर और स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन की हेडिंग में। उसमें मैंने जो मेनली बात की वो ये की कि स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन टीचर से क्या है, और एक बात ये भाई ने की, मैंने उसको आपके साथ डिस्कस किया। प्लीज़ कोई और एक्सपेक्टेशन प्लीज़ आप बताइए। जी प्लीज़। जैसे हमें पता है कि टैक्स के पेपर में एक न्यूमेरिकल का पोर्शन होता है और एक थ्योरी का पोर्शन होता है, और ये जो अभी अटेम्प्ट गई है इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि हमें तो नहीं पता होता कि ICAP ने कहाँ से पेपर बनाना है। तो हम या तो चीज़ होता है कि एक ही क्वेश्चन से बिल्कुल पढ़ा देते हैं या उसको ना कर देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है पेपर में। तो आपसे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप ना हमें इस तरह करके पढ़ाएं कि जो हमारा ना न्यूमेरिकल से आ जाए या थ्योरी से आ जाए, हमें मिक्सर एवरेज लेके चलें ताकि हम पेपर अच्छा अटैम्प्ट कर सकें। बहुत अच्छे। अच्छा, इस बात का जवाब ये है 100% सिलेबस कवरेज विद एवरी एस्पेक्ट मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, मैं इसको ऑन करता हूँ। आखिरी दिन तक असल में पेपर ना फैला हुआ आता है। मेरे जहन में एक मिसाल आती है कि वो कभी कहते हैं ना कि यार इतना स्प्रेड हुआ पेपर आता है कि पहले 3 चैप्टर्स में से 5 से 8 नंबर का, अगले 4 चैप्टर में से 20 नंबर का, उससे अगले 3 चैप्टर्स में से 8 नंबर का, उससे अगले 4 चैप्टर में से 10 नंबर का, उससे अगले 3 चैप्टर में से 30 मार्क्स का। मैं आपको जो चैप्टर छोड़ने का कहूँ उसमें से सवाल आएगा, ये मैं आपको भी बता रहा हूँ। मैंने तो आज तक पिछले 6-7 साल में कभी नहीं किसी को कहा कि फ़लाँ चैप्टर छोड़ दो, फ़लाँ एरिया तैयार ना करो। और ये भी तो 1-2 अटैम्प्ट पहले ना, एक अटैम्प्ट में आता था, अब आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया वैसे बता रहा हूँ, ये भाई ने सवाल किया। एक अटैम्प्ट में आता था सैलरी का न्यूमेरिकल, एक अटैम्प्ट में आता था बिजनेस का न्यूमेरिकल। ये रूटीन होती थी। तो बच्चों को नॉर्मली टीचर कहते थे अब पिछली बार बिजनेस का न्यूमेरिकल है, इस बार सैलरी का आता है। मुझे पता होता था, मैं तब भी दोनों तैयार कराता था। और ICAP में मेरा सेशन था, मैंने ICAP में 5 दिन में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया, उस वक्त भी मैंने सैलरी के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराई, बिजनेस के न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस कराई। और मज़े की बात है उस अटेम्प्ट में दोनों ही आ गए। नहीं, उस जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ ज़रूरत नहीं सर, इस यहाँ मैं सच बताऊँ, इस यहाँ पे तालीम आने की ज़रूरत इतनी क्लैप की थी नहीं। असल में जो अपनी क्लैप को कंट्रोल ना कर सके उसके लिए प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी एक बात है कि जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ तो समझ आती है। तो ऐसी बात कहते यार एनी देर हो गई कीता नहीं। अच्छा, तो मतलब ये एक मैं फ्रॉम ये जो भाई ने बात की है, देखिए जो बंदा इस अप्रोच से चलता है वो पेपर से पहले पैनिक नहीं करता। असल में हम ओवरऑल ना, हमारे माशरती तौर पे सोसाइटी ओवरऑल ही ना, हम असल में जुगाड़ के चक्कर में होते हैं। सर वो 6 चैप्टर बताएं जिसमें से पूरा पेपर आना है, ये एक जनरल बात है जो हर वक्त हर बंदा ही पूछ रहा होता है। मेरे पास कितने ही मैसेजेस सिर्फ इस बात के लिए आते हैं कि सर ये 3 चैप्टर छोड़ दें। मैं कहते हैं छोड़ दे, तो बाद में उसमें सवाल आ जाए तो वो बाद में फेसबुक पे पोस्ट लगी, उस सर ने गलत बता दिया। अब देखें, अंडरस्टूड है कि यार उसने ये चैप्टर्स दिए हैं,
आपको तैयार करने के लिए दिए हैं। देखें, आपके पास आज इतना मुनासिब टाइम है कि आप हर एरिया तैयार कर सकते हैं, और मुश्किल नहीं है, आसान है। अभी मैं जब एक्सपेक्टेशन, टीचर की एक्सपेक्टेशन पे आऊँगा तो इसको बड़ा डिटेल में एलेबोरेट करूँगा कि किस किस चीज़ को कैसे कैसे करना है और मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। लेकिन पहले मैंने बोल आपके कोर्ट में डाल दिए कि भाई आप एक बार बताएं आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आपने जो कहा मैंने इसका जवाब दे दिया, प्लीज़। और कोई बात? प्रैक्टिस इतनी हो जाए 3 घंटे में पेपर हैंडल हो जाए, अच्छा, अच्छी बात। इसका जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। बात नंबर 1, एक प्रैक्टिस हम क्लास में कर रहे होते हैं और उसको आपको होम असाइनमेंट देते हैं। बात नंबर 2, एक प्रैक्टिस जो आपको टेस्ट की फॉर्म में करवाई जाती है। टेस्ट इंशाल्लाह वीकली टेस्ट हुआ करेगा। बात नंबर 3, एक प्रैक्टिस जो आपने मिड की फॉर्म में और फाइनल की फॉर्म में, मॉक की फॉर्म में करनी होती है। बात नंबर 4, वो प्रैक्टिस, बात नंबर 4 वो प्रैक्टिस जो आपने मॉक और उसके बाद 2 से 3 पेपर करके करनी होती है। ये 4 लेवल्स हैं। किसने सवाल किया बेटे ने? अच्छा, 4 लेवल्स। अब सुनिएगा, ये 4 लेवल्स हैं ये प्रैक्टिस के। ये साथ के साथ आप प्रैक्टिस करते हैं। मैं आपको एक, इन लोगों ने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था मीट योर मेंटोर का, किस किसने देखा है वो? अच्छा, उसमें ना मैंने आपके साथ एक बात डिस्कस की थी, वो मैं अभी दोबारा कर देता हूँ यार। मेरा दिल चाहता है मैं कुछ बोर्ड पे लिख के बता दूँ। मार्कर है यहाँ पे पड़ा हुआ? मार्कर नहीं है? होना तो चाहिए यार। है भी है, मिल गया। अच्छा, जरा बात देखिएगा, हम ऑन एवरेज एक वीक में एक टेस्ट लेंगे, 10 वीक्स टेस्ट होंगे, और एक टेस्ट में अगर 4 क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं तो 10 टेस्ट का मतलब है 40 क्वेश्चंस। ठीक है? एक मिड होगा जिसमें तकरीबन 15 क्वेश्चंस होंगे। एक मॉक होगा जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। ये मिड आ गया, ये मॉक आ गया। और एक रिवीजन सेशन होगा जिसमें 10 टेस्ट होंगे और उसमें 40 क्वेश्चंस मज़ीद होंगे। ये टोटल क्वेश्चंस हो गए 110। ये 110 वो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को क्लास में प्रैक्टिस के अलावा और क्लास के जो टास्क है उसके अलावा कराए जाएंगे। और आपको मैं अभी बता दूं, होता पता क्या, जो टेस्ट मैं यहाँ पर जो सवाल टेस्ट कर लूँगा, मैं मिड में फिर दूसरी टाइप का सवाल टेस्ट करूँगा, और उसके बाद मैं रिवीजन सेशन में फिर दूसरे तरीके से टेस्ट करूँगा। मॉक में उसी सवाल को एक डिफरेंट एंगल से टेस्ट करूँगा। यही बात है कि पेपर जिस तरह, अब ये भी बता दूँ, यही बात है कि पेपर जिस तरह का भी आ जाए, मैं बाद में यही क्लेम करूँगा कि मैंने आपको ये सवाल क्लास में कराया था। उसकी वजह क्या है यार, जब मैं एक टॉपिक को 4 मुख्तलिफ टाइमिंग में 4 मुख्तलिफ तरीके से प्रैक्टिस कराऊँगा, 90 to 95% चांस ये है कि उसी टाइप का सवाल पेपर में आएगा। और वो बाद में मैं क्लेम कर रहा हूँ कि यार ये तो मैंने क्लास में कराया था, और कोई बच्चा कहेगा कैसे, तो मैं उसे वो टेस्ट दिखाऊंगा, फिर बच्चा कहेगा ये टेस्ट तो मैंने दिया ही नहीं था। सर, ये यहाँ से आप डेवलप होते हैं। आप जो टेस्ट छोड़ते हैं उसके बाद दोबारा अगर आप उसी एरिया का टेस्ट दे भी दें तो जो गैप वो आ जाता है, वो प्रॉब्लम होती है। आपको वो गैप नहीं बस क्रिएट होने देना किसी तरह। सर जी, मेरी बात समझ आ रही है? ये प्रैक्टिस का जवाब था। प्लीज़ और कोई स्टूडेंट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीचर्स?
सर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और उसको फिर किस तरह हम concept- नहीं कॉम्प्लिकेटेड, सर concepts थोड़े से नहीं आसान। सर देखे मेरी बात सुने, ये भी कोई टीचिंग हुई कि मैं कह दूं जी बड़ा मुश्किल है। आसान है यार, कोई मुश्किल नहीं है, पास करना भी आसान है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, हर चीज सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है आपने। यकीन करें ऐसे 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 लेक्चर्स भी होते हैं कि 1 घंटे में मैंने 11 लाइनें पढ़ाई होंगी सिर्फ, लेकिन उस 11 लाइनों को समझाने के लिए मैंने 44 लाइंस बोली होंगी। वो तो यार मेरा काम है ना कि मैं उसको कितना ब्रेक करके कितना आसान करता हूं आपके लिए। समझ आ रही? मुश्किल नहीं है, ये अपने जहन में रखेंगे, ये मुश्किल नहीं है, आसान है। और क्योंकि आपके सवाल की जो बेसिक एजम्पशन थी वो मेरी बुनियादी कॉन्सेप्ट से के अगेंस्ट थी, इसलिए फिर मैंने आपकी बाकी बात नहीं सुनी। अगर आप समझते हैं कि नहीं एड्रेस हुई तो पूछिए। हो गई जी? प्लीज़ जी प्लीज़। अकाउंटिंग के बेसिक्स आपने नहीं पढ़े हुए तो टैक्स की कोई मुश्किल, बस ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने तो आपने जितना आपको अकाउंटिंग आती है उस पर भी एतमाद नहीं करूँगा। हाँ सच्ची बात है, अगर आप ये सोचें कि मैं आपको जितनी अकाउंटिंग आती है उस पर एतमाद करूँगा तो ऐसे नहीं है। सॉरी यार, तो ये अलार्म था तो साइलेंट होने के बावजूद जो अकाउंटिंग आपने पढ़ी है या इससे पहले जो भी आपने पढ़ा हुआ है, अल्लाह ताला आपको मुबारक करे। मैं उस पर एतमाद नहीं करता, मैं नॉर्मली स्टूडेंट के नॉलेज पे एतमाद नहीं करता, कोशिश करता हूँ कि मैं खुद ही पढ़ा दूँ। वो एक एजम्पशन आप लोगों के एंड पे अगर ऐसी हो या मैं खुद सोच लूँ कि ये आपको आता होगा और उसकी बेस पे आगे चल पड़ूँ तो वो मेरे लिए मुश्किल हो जाती है बाद में, तो मैं वो नहीं सोचता जी। और कोई बात? और कोई एक्सपेक्टेशन? जी प्लीज़। सिलेबस के साथ साथ कोई सम और प्रोफेशनल ग्रूमिंग दो एग्जांपल दो किसी तरह भी। देखें, जो आप प्रोफेशनल ग्रूमिंग जिसकी बात कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज वो मेरी स्कोप में आएगी पढ़ाने में तो मैं उतनी ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो आपको रेलिवेंट जगह पे ही जाके समझ आती हैं, ठीक है? तो वो वहाँ पर ही जाके इंशाल्लाह पता चलेंगे। मैं आपसे इस वक्त प्रोफेशनल ग्रूमिंग की कमिटमेंट नहीं करता। हाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि यार मेरे पढ़ाने के रास्ते में जितनी प्रोफेशनल बात आएगी और मुझे लगेगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए तो ज़रूर कर दूँगा जी। और कोई बात भाई? मैं चाहता हूं कि जो बात आप अपने दोस्त से कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई भी बात, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए कि आप वो मुझसे कर लें। अगर वो फिर वही बात है, हाँ विद इन ड्यू लिमिट्स है तो। और अगर ऐसी बात नहीं है, यानी वो इखलाक के दायरे से गिरी हुई बात है, तो दोस्त से भी ना करो, शर्म करो यार। इसका मतलब है कि मैं अगली बात करूं। अच्छा जनाब, अच्छा नेक्स्ट है टीचर एक्सपेक्टेशन। नहीं जनाब, आपने जितनी बातें कही मैंने उसका जवाब दिया। मेरे मुताबिक जो मुझे लगती है स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन वो ये है, अगर आपको सब्जेक्ट इजी हुआ, आपको समझ आ गया, आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो गया, आपको पढ़ के चीज़ें समझ आ रही हैं, आप मेहनत करते हैं, उसको तैयार करते हैं, पेपर देते हैं, पेपर पास करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि इससे अच्छे आउटकम और कोई नहीं है। हाँ अलबत्ता टीचर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इसको ज़रा देखिए। यार एक लफ्ज़ है जिसको कहते हैं जिद्दोजहद।
सबसे पहला गिला और एतराज़ मेरा स्टूडेंट से ये होता है, सीरियस ही नहीं होते। वजह, आपने दिया AFC और अभी तक आप उस स्टेज पे नहीं पहुंचे जिस पर आपको ज़िंदगी इतना सबक सिखाती। मिसाल के तौर पे इससे पहले ये कैप 6 होता था पुराने दौर में। उस वक़्त बच्चे आते थे हमारे पास तो वो ना नॉर्मली लॉ में फेल हुए होते थे। तो वो जो अच्छा, वो जब इंसान इस तरह CA में एक बार दो बार फेल हुआ होता है ना, या वो पेपर देखता है तो पेपर उसकी तरह देखने लग जाता है कि भाई कितने आ गए हो, ठीक है। तो वो जो सिचुएशन बनती है ना, उसके बाद वो बंदे की जो ऑटोमेटेड स्माइल होती है ना कि हर वक्त ही मुस्कान है, वो मिज़म हो जाती है। वो एक बड़े टॉर्चर से गुजरता है। उसे उस दिन पता चलता है कि यार ब्लड प्रेशर वाकई कोई बीमारी है, कि यार मैं पेपर देख रहा हूं, मैंने अपने तौर पे पढ़ा भी है, ये क्या सवाल पूछ रहा है, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस तो वो आखिर में कहता है, शुरू में उस वक्त यही सोच रहा था सर ने नहीं पढ़ाया, क्या कर दी। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में आती है। यानी कितने ही बच्चे हैं जिनको मैं ये बता चुका हूँ कि यार ICAP को कुछ ना कहो, अपने आप के अंदर कोई खामी तलाश करके और फिर पढ़ने लगो। यानी ये सबसे आसान है। यानी आपका, वो कहते हैं ना, किसी खातून का अपना बेटा भी चोरी करते पकड़ा था ना, वो कहती दोस्त ही ऐसे थे, उसने इसको आदत डाल दी, ये तो बड़ा अच्छा है। नहीं यार, आपने सिर्फ अगर यही सोचा हुआ है कि किसी थर्ड पार्टी पे ब्लेम करना है तो सबसे आसान हल है ICAP पे कर दो। ना ICAP ने कुछ कहना है ना आपने कुछ कहना है, फिर पेपर दोगे, ICAP ने जान के फेल कर दी, उसे पता चल गया मैंने उसके खिलाफ बात की थी। ये एक ऐसी बात है कि आप थर्ड पार्टी पे ब्लेम करते रहेंगे और आपका टाइम ज़ाया होता रहेगा। सर अपने अंदर तलाश करें कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको ठीक करें, पेपर पास करें, यही आर्ट है। प्रॉब्लम, हाँ, जिद्दोजहद की बात होती तो यार एफर्ट बाद में शुरू होती है, पहले आपका सीरियस होना ज़रूरी है। तो इससे पहले जब कैप 6 होता था ना, तो बच्चे नॉर्मली एक बार लॉ का पेपर दे के आए होते थे और वो उन्हें पता होता था कि ये पेपर नहीं पास होना। अभी लॉ तो काफ़ी आसान हो गया, पहले तो मुश्किल होता था जब इकट्ठे होते थे। तो मैं उस वक्त बच्चों को इस पे इतना ज़्यादा बात नहीं करता था कि उन्हें पता होता था। लेकिन यार असल बात यह है कि सबसे पहले आपको सीरियस होने की ज़रूरत है। इस पे थोड़ी सी बात होगी। सीरियस होने से मुराद क्या है कि आप मुंह बिगाड़ के सारा दिन बैठे रहें? नहीं। सीरियस होने से मुराद है कि यार अपने पर्पस से सीरियस हो जाए। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त आपके साथ बैठा हुआ है और आप अगर जब आपका बड़ा अच्छा दोस्त है, आप जब भी उसके साथ बैठते हैं उससे गप्पें चलती हैं और वो इस वक्त भी क्लास में आपको सुकून से बात नहीं सुनने दे रहा, बार बार कोई ना कोई बात करता है, यहाँ पे आपको उसको यार तेरी मेहरबानी मेरे ना हुन गल ना करी, आराम से मुझे सर की बात सुनने दो, ये मामला सीरियस है, इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सर मेरी बात समझ आ रही है? अभी क्लास के बाहर जाएं, आप उसको कहें यार हाँ अब बता यार क्या बात है, उसके साथ घंटे बाहर ही खड़े होकर बात कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। मेरी बात समझ आ रही? यार आप इस चीज को सीरियस लें, इस क्लास को सीरियस लें, अपना दिमाग दूसरे बंदे के इन्फ्लुएंस से बचाया। अपने दिमाग के अंदर ही आप बैठे बैठे सोच ही रहे हैं कि यार रात को वहां गया था, अच्छा सर पढ़ा रहे हैं अपना, आपने जो है वो दिमाग में कुछ और सोच रहे हैं। सर क्या अल्टीमेटली नहीं दे रहे, आप वो पॉइंट पिक नहीं कर सकेंगे। अगले दिन वो आप बड़ा ही सीरियस होकर वो सवाल पूछे होते हैं जो क्लास में 3 बार बताया होता है, और वो असल में इसी वजह से होता है जो कि आप क्लास में फिजिकली मौजूद होने के बावजूद अटेंटिव नहीं थे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो सबसे पहला पॉइंट है वो जो जिद्दोजहद का लफ्ज कहा। सर मेहनत तो बाद में होगी, पहले सीरियस तो हो जाएं। सीरियस का मतलब है कि इसको दिमाग में बैठा लो कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, अब मैंने
इस टाइम पे ये वाला काम तैयार करना है। सीरियसनेस बहुत जरूरी है, उसके बाद एफर्ट आती है। जब आप सीरियस ही नहीं है, यानी आप हर 1 मिनट के बाद मोबाइल सामने रखा हुआ देखते हैं कोई व्हाट्सएप को मैसेज तो नहीं आया हुआ, सर आप सीरियस नहीं हैं। आप उस क्लास से कभी भी वो हासिल नहीं कर सकते जो एक सीरियस बच्चा हासिल कर सकता है, जबकि टीचर वही पढ़ा रहा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है सीरियस होना। और एक चीज़ और बताऊं, ज़रा कड़वी बात है यार, फेल होने के बाद सीरियस होकर भी क्या फ़ायदा है। यानी फेल होने के बाद सीरियस होना को अक्लमंदी तो नहीं है कि लोगों को निश्चित कर रहे हो। यार मैं भी इसी वजह से फेल हुआ था, कमाल है यार। आपको टीचर पहले दिन बता रहा है यार सीरियस हो जाओ। ये वो आपकी पहली अटेम्प्ट है जिसमें मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपके साथ बैठे हुए लोगों में से 50% से ज्यादा बच्चे नहीं पास हो पाएंगे सारे सब्जेक्ट्स में। मैं आपको पहले दिन बता रहा हूं। कितनी मुश्किल बात है कि फर्स्ट डे है, मुझे आपको कोई ऐसी बातें बतानी चाहिए कि आप कहेंगे सब कुछ बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह बहुत फन होगा, यहाँ पे एंजॉय करेंगे, गपशप होगी, खाने होंगे। सर ये बकवास है, सीरियस पढ़ाई होगी। और मैं बेसिकली कोशिश क्या कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका एटीट्यूड उस तरफ लेके आऊं कि आप कहें यार कि भाई ये मामला सीरियस है। और फिर वही बात कि ये नहीं कि जी आप बिल्कुल 24 घंटे ही सीरियस रहें। आपका एक पढ़ाई का टाइम है, उस टाइम पे सीरियस हो, उसको तैयार करने का टाइम है, उस टाइम पे सीरियस हो, बाकी सब कुछ वैसी ज़िंदगी गुजरेगी। कोई ऐसी बात नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ ही छोड़ देना, कुछ भी नहीं छोड़ना, लेकिन जिस वक्त ये करना है उस वक्त कुछ और नहीं करना। और आपको पता होगा यार मैं ये कर रहा हूं, ये मेरे लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो सर सबसे पहले सीरियस हो जाएं, फिर उसके बाद एफर्ट शुरू करेंगे। एफर्ट कितनी करनी है सर? 1 घंटा 10 मिनट की क्लास है, 10 मिनट आपके क्वेश्चन आंसर के 1 घंटे की क्लास। इसके ऊपर आपका इंशाल्लाह वो होगा 2 घंटे पर डे आपने टेक्स्ट को देने हैं। और 2 घंटे भी हर रोज़ ज़रूरी नहीं है, उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। आपने प्लान ये करना है, मैंने आपको टेंटेटिव टाइम बता दिया कि ये स्लॉट आपने टेक्स्ट के लिए रखनी है, यानी 1 घंटे की क्लास और 2 घंटे इसके बाद। होगा क्या, आप पढ़ रहे हैं साथ साथ आप तैयार कर रहे हैं, बस इतना। जब आपका उस दिन का काम तैयार हो जाए बस इजी हो जाए, वो चाहे आधे घंटे में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन वो 2 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा किसी एक दिन भी, अनटिल एंड अनलेस वो बिल्कुल आखिरी टाइम ना चल रहा हो, आखिरी वीक ना चल रहा हो। ठीक है? और आखिरी वीक में भी ऐसे नहीं कि मैं आपको आखिरी वीक में कह दूंगा ये 3 चैप्टर हैं बस खुद ही कर लेना, शाबाश। वो होता ही है कि मैं आपको न्यूमेरिकल कराया है, वो न्यूमेरिकल 45 मिनट्स ले जाता है, एक न्यूमेरिकल ना जो फुल फ्लैज पेपर में आता है। अगर मैंने आपको वो 3 न्यूमेरिकल कराए हैं, क्लास उस दिन 3 घंटे की हुई है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट यही करूंगा कि यार कम से कम जो क्लास है इसका डबल टाइम आप एलोकेट ज़रूर करें कि ये पढ़ना है। गर्चे इंशाल्लाह उससे बहुत कम टाइम में आपका तैयार हो जाएगा। वो मेरी कोशिश है कि मैं क्लास में ही आपको दोहरा दूं इतनी बार कि वो आपको तैयार हो जाए। सर जी मेरी बात समझ आ रही? यस और नो? अच्छा, तो सीरियसनेस पहले, फिर उसके बाद एफर्ट है। तो टेक्निकली आपको सीरियस एफर्ट चाहिए, बट पहले सीरियस होना क्या है, ज़रूरी है। सर आपको किताब पढ़नी है, क्लास लेंगे, किताब पढ़ेंगे, रेगुलरली टेस्ट होगा, वो अच्छा होता ही है। हमने स्टूडेंट से पूछा, हाँ भाई समझ आ गई? अब स्टूडेंट को अगर समझ आई या नहीं आई, अब चूंकि उसकी तरफ देखी जा रहे हैं, वो तंग आएगा, हाँ जी कि जान छो मेरा पीछे ही पे। अच्छा वो होगा कि अल्टीमेटली मैं स्टूडेंट को कितनी समझ आई है इसको गेज करता हूँ आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस।
अगर आपको समझ आई, आपने तैयार किया, आपने टेस्ट दिया, आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस से पता चलेगा कि आपको कितनी समझ आई। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो जो इसमें की फैक्टर है वो ये है कि भाई आपको टेस्ट रेगुलरली देने हैं। ये जो सीरियसनेस का फैक्टर है ना, इसके अंदर ही आप पंक्चुअल भी हो जाते हैं। ऐसे नहीं होगा कि दोस्त के साथ बाहर गप लगा रहे हैं, 10:05 हो गए हैं, वो कह रहा है अच्छा उसके बाद ये हुआ, और आप कह रहे हैं टाइम ओवर हो गया, चलो यदि गल मुक लो, तो वो मुकनी नहीं। दोस्तों की बातें तो ख़त्म होती ही नहीं है। तो आपको उसको कहना है यार मेरी बात सुनो, 10:04 हो गए, मैं निकलता हूँ, क्लास के बाद बात करते हैं। और अगर वो वाकई आपका दोस्त है ना, तो उससे ये बात समझनी चाहिए। और अगर वो आपका दोस्त नहीं, वो कह रहा है मेरी बात तो सुन नहीं रहा, अच्छा यार फिर नहीं सुन रहा, तो वो आज नहीं तो कल, अगर वो आपके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं कर रहा ना, तो टेक्निकली वो आपका दोस्त नहीं है। वो आज नहीं तो कल इस बहाने से नहीं, किसी और बहाने से आपके साथ नाराज़ हो जाएगा। तो टेक्निकली उसको आपका ख्याल करना चाहिए कि इसकी क्लास है यार, क्लास ले ले। यानी आपका एक दोस्त हो गया है, छोड़ नमाज नहीं पढ़ते आज, वो असल में हकीकतन आपका दोस्त नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपके इंटरेस्ट का ख्याल नहीं कर रहा। दोस्त तो वो होता है जो इंटरेस्ट का ख्याल करता है। तो सर आप ऑटो पे पंक्चुअल भी हो जाएंगे, रेगुलर भी हो जाएंगे, और फिर आप टेस्ट जो है इस साइकिल से गुजरिए जो मैंने आपको 110 क्वेश्चंस किए हैं। सर आपकी प्रैक्टिस, आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। अच्छा जनाब, सर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हार्ड वर्क। अच्छा हार्ड वर्क के हवाले से तो सब लोगों को ही पता है जी, मेहनत करनी है, इसमें क्या ख़ास बात है। लेकिन एक ख़ास बात है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, और वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है, मैंने आपसे कहा रोज़ के 2 घंटे। एक स्टूडेंट है कहता है सर हफ्ते बाद मैं ना इंशाल्लाह सारे हफ्ते का इकट्ठा ही तैयार कर लूँगा। नहीं भाई, सर वो 12 घंटे इकट्ठे भी पढ़ ले तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, चूँकि उसको रोज़ के 2 घंटे तैयार करना था। सर ना 10 दिनों का इकट्ठा खा सकता है, ना 10 दिनों की इकट्ठी दवाई ले सकता है, ना 10 दिनों का इकट्ठा पढ़ सकता है, ये याद रखिएगा। ये कुछ बातें ना, ये कोई वज़न उठाना नहीं कि मैं रोज़ की 100 ईंटें छत पे लेके जानी थी तो मैं एक हफ्ते बाद 1000 ईंट ले जाऊंगा तो साहब पूरा हो जाएगा। सर ऐसे नहीं है। आपका दिमाग है, आपके अपने दिमाग पे उतना लोड डालना है जितना वो एब्जॉर्ब कर सके और उसमें दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। सर आप 12 घंटे इकट्ठे पढ़ के कभी भी उसको उतना इफेक्टिवली तैयार ही नहीं कर सकते। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो कंसिस्टेंसी का मतलब है रूटीन बनाएं तैयार करने की, रूटीन बनाएं तैयार करने की। सर यहाँ पर मैं आपके साथ 2 चीज़ें डिस्कस करना चाह रहा हूँ जो मेरिट सर्टिफिकेट के हवाले से मैंने सोचा था कि आपसे बात करूँगा। सर मैंने जब सीए शुरू किया ना, तो हम 2 दोस्त थे बेसिकली जिन्होंने इकट्ठा सीए शुरू किया था। और जो जब हमने पहली बार ही कैफ लेवल के पेपर दिए तो मेरा जो दोस्त था जिसने इकट्ठा मेरे साथ सीए शुरू किया था उसका मेरिट आ गया। तो वो वाली बात के दोस्त फेल हो तो अफसोस होता है, लेकिन उसका मेरिट आ जाए तो बड़ा ही अफसोस होता है कि यार। अच्छा मैं उसके साथ इकट्ठे बैठ के ही अक्सर पढ़ता होता था, लेकिन मैंने उसके अंदर एक चीज़ देखी थी जो मेरे अंदर डेवलप नहीं हो सकी थी। वो ये कि वो ना इस चीज़ के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था कि यार मैंने पढ़ना है। मिसाल के तौर पे हमने प्लान किया हुआ कि यार आज क्लास के बाद कहीं चलेंगे, और सर ने चैप्टर कंप्लीट करा दिया उस दिन। तो वो कहता था यार कल का प्लान कर लेते हैं, अब आज सर ने ये चैप्टर कंप्लीट करा है, मैंने इसके पास पेपर पहले करने हैं। तो वो इतना सीरियस था कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था, वो कंसिस्टेंट था। उससे होता ये था कि वो रोज़ का काम रोज़ करने वाला बंदा जो होता है ना यार, वो नहीं मार खाता।
वो कहता है यार कल का कर लेंगे, कल सर ने नया चैप्टर शुरू कराना है, आज ये चैप्टर सर ने ख़त्म करा दिया तो आज जो है मैं इसके पास पेपर देखूंगा। वो चैप्टर ख़त्म होने के बाद पास पेपर जो है वो देखने उसने, उसके बाद उसके बारे में सवाल जवाब पूछने। तो उसकी जो ये कंसिस्टेंसी थी ना, मेरा बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि ये उसकी रीज़न थी कि वो मेरिट सर्टिफिकेट लिया। फिर एक जो मेरा स्टूडेंट है जिसका मेरिट आया, उससे भी मैंने बात की, हालांकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसका मेरिट आएगा। कुछ बच्चे होते हैं ना ऐसे सवाल पूछते हैं कि टीचर कहते हैं यार कमाल है, शायद ये कुछ परफॉर्म कर जाए पेपर में। कुछ बच्चे होते हैं जो क्या कहते हैं बहुत कंसिस्टेंट नज़र आ रहे होते हैं। बस उसमें ये वाली खूबी थी, रोज़ आना है, क्लास में बैठना है, बड़े ज़्यादा कुछ सवाल नहीं उसने कभी पूछे। क्लास सेशन के बाद उसने मुझे एक बार कहा कि सर मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। उसके बाद लिस्ट थी, किताब में सवाल लिखे थे, वो उसने पूछे। मैंने बाद में जब उसका मेरिट आ गया फिर मैंने व्हाट्सएप भी देखा उसका कि व्हाट्सएप पे मेरे से कितने सवाल, व्हाट्सएप पे भी उसने सवाल पूछे हुए थे। लेकिन यार पॉइंट ये है कि ये चीज़ ज़रूरी है जो सबसे, वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर, रूटीन से पढ़ना। यार देखिए मेरिट तो एक नेक्स्ट लेवल है, मैं कहता हूँ पास होने के लिए ये ज़रूरी है। अगर बंदा आखिरी महीने पढ़ के पास हो भी जाता है ना तो ये होती जुगाड़ ही है, होता तुक्का ही है। असल में पास होना वो डिज़र्व करता है जो कंसिस्टेंसी से पढ़ रहा होता है। अपने जहन में इस बात को रखेंगे यार, आप पेपर दें तो आप ये ना सोचे होंगे यार मेरे 49 बन रहे हैं, शायद मैं पास हो जाऊँ, शायद फेल हो जाऊँ। कंसिस्टेंसी से पढ़ें, हर रोज़ पढ़ें, रूटीन से पढ़ें, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब कतन ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना ही है, अब दुनिया में और कुछ नहीं करना। सर 1 घंटा, 1 और मैक्सिमम 2 घंटे, 3 घंटे सीरियसली पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा जनाब, ये कुछ मेरे एंड पे एक्सपेक्टेशंस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। ये एक पास पेपर एनालिसिस है, मैं इसको आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि अभी आपने चैप्टर्स नहीं पढ़े हुए। अलबत्ता एक बात आपको बता दूं, सर आपके टैक्स में सिलेबस क्या है, यानी टैक्स तो सर इंपोर्ट पे भी लगता है, कस्टम ड्यूटी भी होती है, प्रॉपर्टी पे भी लगता है। हम किस किस टैक्स की बात करें, हमारे सिलेबस में मेजर ये 2 टैक्सेस हैं बस, एक इनकम टैक्स और एक सेल्स टैक्स। हमारे सिलेबस में ये 2 टैक्स हैं। एक इसको हम कहते हैं बेसिक पोर्शन, जिसमें 5 to 10 मार्क्स का पेपर आता है। पेपर कितना आना है? 5 to 10 मार्क्स का पेपर। इनकम टैक्स में से 60 to 75 मार्क्स का पेपर, और सेल्स टैक्स में से 20 to 30 मार्क्स का पेपर। इस तरह से ये चलेगा। हाँ, अलबत्ता आईकैप के पिछले 12 से 14 अटेम्प्ट्स को एनालाइज करें तो हमें पता चलता है तकरीबन 8% मार्क्स का पेपर आता है पहले 3 चैप्टर्स में से, जिसको हम ये वाला पोर्शन कहते हैं, चैप्टर नंबर 1 to 3, 1, 2, 3। और ये जो इनकम टैक्स का पोर्शन है जो चैप्टर नंबर 4 से शुरू होता है और 16 तक जाता है, और इससे कितने परसेंट पेपर आता है जी? नॉर्मली 60 to 75, लेकिन एक एवरेज और पिछली 10 से 12 अटैम्प्ट्स पास पेपर को असेस करें तो तकरीबन 63 कर लीजिए, 60 to 65 की एवरेज है इसकी।
हाँ, ये वाला जो पोर्शन है चैप्टर 17 से 19 तक, ये कितने मार्क्स का आता है? ये ऑन एवरेज जो है हमारे पास 29 to 30 मार्क्स का आता है। यानी सेल टैक्स के पोर्शन में ऑन द हायर साइड जो है ये तकरीबन 29-30 मार्क्स का आता है। इनकम टैक्स जो है वो 60 to 65 मार्क्स का आ रहा है, और जो बेसिक है वो तकरीबन 5 से 10 मार्क्स उसने कहे हैं, लेकिन ये 8-7-8 नंबर का आता है। ये हमारा एक सिलेबस कंटेंट का पोर्शन था जो आपसे डिस्कस किया। अच्छा, कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट्स के हवाले से भी डिस्कस है, और ये फिजिकल दोनों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर ऑनलाइन के स्टूडेंट टारगेट हैं इसमें। आप लोगों से तकरीबन ये सारी बातें कर ली, लेकिन जब हम ऑनलाइन को थोड़ा सा देखते हैं तो उसमें ख़ास तौर पे हमारे जहन में आता है कि उनको टीचर इंटरेक्शन का इशू होता है। आप लोगों के पास ये ऑप्शन है, फिजिकल जो स्टूडेंट्स बैठेंगे वो हैंड रेज करेंगे और सवाल पूछ लेंगे। अच्छा, ऑनलाइन वालों के पास ये ऑप्शन इसी तरह ही है कि वो जब क्लास लें, जो प्रॉब्लम आए वो उसी वक्त ही वॉइस मैसेज व्हाट्सएप कर दें। जिस तरह आप क्लास में अगर फिजिकली मौजूद होते तो सवाल पूछते, या जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया कि अखलाक के दायरे के अंदर रहते रहते, वही बात सेम उस पर भी अप्लाई होती है। फिर फिजिकल स्टूडेंट्स और ऑनलाइन दोनों के लिए ये बात भी इक्वली अप्लाई होती है। सर, एक्टिवली सुनना होता है। एक्टिव लिसनिंग क्या होती है कि आपको एग्जैक्टली पता चल रहा हो सर क्या बात कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, ठीक है? तो आपको एक्टिवली सुनना पड़ेगा। सर, सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, रेगुलर और पंक्चुअल होना। यानी नॉर्मली आपने एक वीडियो लगा दी, वीडियो पे क्लिक कर दिया, वो वीडियो चल रही है, साथ अब आप चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, या सर्दियाँ होती हैं तो अक्सर तो लोग कंबल में या रज़ाई के अंदर ही देख लेते हैं कि सर तो पढ़ा रहे हैं ना, बस ठीक है। ऐसे नहीं है सर, आपको सीरियसली एक्टिवली सुनना है, उसको कॉन्सेप्ट ग्रैब करने हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आए वो पूछना है। फिर फिजिकल क्लास में आपका टाइम है। सर, ऑनलाइन में अपना एक स्टैंडर्ड टाइम रखें जिसके मुताबिक तैयारी करें, जिसके मुताबिक रोज़ पढ़ें। ये नहीं है कि जब दिल चाहेगा तब पढ़ लेंगे, अभी एक हफ्ते के लेक्चर सारे इकट्ठे ले लेंगे, उससे फ़ायदा नहीं होता। यकीन माने, जो बच्चे इस तरह पढ़ते हैं बाद में वो सवाल पूछ रहे होते हैं जो वाज़े क्लियरली उस लेक्चर में बताए हुए होते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करें कि आप जो है वो रेगुलर पढ़ें, पंक्चुअल पढ़ें। टेस्ट फिजिकल वालों से ऑनलाइन वालों से दोनों के लिए है, लाजमी वो टेस्ट देना होगा, उसके बगैर गुजारा नहीं है। सर, प्रैक्टिस न्यूमेरिकल जब आ रहा है तो प्रैक्टिस तो लाजमी करनी ही पड़ेगी सर। अच्छा, अब थोड़ी सी एक पॉइंट हमारा जो रह गया डिस्कशन वाला, ठीक है सर, पेपर की ये वाली, हाँ, नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की नेचर क्या है? यानी है तो थ्योरेटिकल, लेकिन जब टेस्टिंग की बात करते हैं कि आई कैप में पेपर कैसा आएगा, तो याद रखिएगा नॉलेज बेस्ड और न्यूमेरिकल बेस्ड। सर, तकरीबन 40 to 45% रट्टे वाला है, 55% से 60% न्यूमेरिकल। सर, न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा आता है और आपको अकॉर्डिंगली इसको इस तरह क्या करना है, तैयार करना है। रट्टे वाले के लिए तो मेमोराइज कर लेंगे, और जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उसके लिए क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सवाल हल करने पड़ेंगे, क्लास में भी कराऊंगा और फिर इंशाल्लाह यहाँ पर भी असाइनमेंट भी दूंगा साथ साथ करने को। फिर टेस्ट में भी इसकी प्रैक्टिस होगी, फिर मिड में भी, मॉक में भी, रिवीजन सेशन में भी। ये लाजमी है अगर आपने
इस पेपर को पास करना है, इतनी एक्सपेंसिव प्रैक्टिस। सर अगर ये पेपर आसान है या मुश्किल है, ज़रा इसको डिस्कस करते हैं। सर अगर आपका रट्टा अच्छा है तो आप इस एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म करके 50% मार्क्स भी लें तो 25% यहाँ से 25 मार्क्स यहाँ से ले लें, और इस एरिया में से अगर आपका रट्टा अच्छा है तो आप इस एरिया में से 80% मार्क्स ले लेते हैं, और इस एरिया में से आपका रट्टा अच्छा है और न्यूमेरिक पार्ट अच्छा नहीं है, और इस एरिया में से अगर आप 30% भी लें बल्कि 20% भी लें तो भी आप 15 से 18 मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। ये पेपर आपका कॉम्बिनेशन 50+ का बन जाएगा। यानी अगर आपकी क्रैमिंग साइड स्ट्रॉन्ग है तो इस सब्जेक्ट में आपको फ़ायदा हो जाता है कि आप इस एरिया से अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बाकी एरिया से थोड़ा कम भी करेंगे पास हो जाएंगे। और अगर आपकी क्रैमिंग साइड वीक है, क्रैमिंग साइड इसका 30% ले लें तकरीबन 15 मार्क्स, और इससे आप इसका 80% या 70% स्कोर कर लें तो भी आप आराम से 35 to 40 मार्क्स लेके पास हो सकते हैं। मेरे मुताबिक ये आसान पेपर इसलिए है कि आपके पास इन दोनों में से जिसकी एबिलिटी ज़्यादा तगड़ी है आप उससे एज लेके पास हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग है तो कॉस्ट अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उस रट्टे से आपको एज नहीं मिलता, लेकिन इस सब्जेक्ट में मिलता है। आपका रट्टा स्ट्रॉन्ग है, जब रट्टे वाले सवाल आएंगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। और अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करें, आपकी न्यूमेरिक साइड स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें से इतना तगड़ा स्कोर कर लें 35 से 40, तकरीबन 60 में से अगर आप इतने मार्क्स ले लें तो रट्टे वाला अगर आपको उतना अच्छा नहीं भी आता, आप इसे 30% भी लेंगे तो भी आपका कॉम्बिनेशन पासिंग कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो इन दोनों केसेस में आप पास हो सकते हैं। सिर्फ टारगेट क्या है, इस वजह से मैं मानता हूँ कि ये वाला सब्जेक्ट पास करना ज़्यादा आसान है। ये कैफ लेवल पे वो सब्जेक्ट है जो दोनों साइड से, ख़ास तौर पर ग्रुप ए में तो वाहिद है जिसमें अगर आपकी जो साइड भी स्ट्रॉन्ग है, न्यूमेरिक साइड स्ट्रॉन्ग है या थ्योरेटिकल साइड स्ट्रॉन्ग है, तो आपका कॉम्बिनेशन पासिंग कॉम्बिनेशन बन सकता है। सर कुछ भी आप ख़राब करेंगे, मेमोरी वाला या रिटन प्रैक्टिस, अगर आप दोनों भी ना करें तो फिर दिक्कत है सर। फाइनली बुक या स्टडी रिसोर्स क्या होगा, इसकी अगर हम बात करें तो सर आई कैप फोकस्ड हमारी अप्रोच होगी, यानी हम आई कैप की किताब की बेस पर पढ़े होंगे। ऑल्दो मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूं कि मेरी बुक है टैक्स हेल्प बुक, उसका 8th एडिशन हमारे एंड पे ऑलमोस्ट वो फाइनल के करीब है। सिर्फ वेट ये कर रहे हैं कि आई कैप की बुक आ जाए। उसकी वजह यह है कि जब आई कैप की किताब आती है और वो उसमें कोई चेंज कर देते हैं, किताब के चैप्टर चेंज कर देते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, इस बुक के 3-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप भी देखिए। सबसे पहले ये बिल्कुल इन लाइन विद आई कैप स्टडी टेक्स्ट है, यानी आई कैप की किताब का चैप्टर 7 इस किताब का चैप्टर 7 होगा, और आई कैप की किताब के चैप्टर 7 का यूनिट 3 इस किताब की चैप्टर 7 का यूनिट 3 होगा। एट एनी गिवन टाइम आप इस किताब से आई कैप की किताब या आई कैप की किताब से इस किताब पे स्विच कर सकते हैं। हम आई कैप की किताब का वेट भी असल में इसीलिए करते हैं कि अगर आई कैप मिसाल के तौर पे चैप्टर नंबर 20 भी नई किताब में डाल देता है तो वो हमारी किताब में चैप्टर 17 होता है, तो हम किताब को ऐसा बनाते हैं कि वो स्विच करना आसान हो किसी स्टूडेंट के लिए। ये एक बात है पहली। दूसरे नंबर पे जो आई कैप स्टडी टेक्स्ट के अलावा बात है वो है पास्ट पेपर्स, टॉपिक वाइज।
सर आपको टॉपिक वाइज पास पेपर्स चाहिए होते हैं, हर चैप्टर के एंड पे पास पेपर्स होंगे ऑटम 14 से लेके अब तक, और आप जितना पढ़ेंगे असेस कर सकेंगे। वो जो भाई ने बात की कि बेसिक लेवल से चल के एडवांस लेवल तक, अगर आप एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके पास पेपर कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एडवांस लेवल तक पहुंच गए, उस लेवल तक पहुंच गए जो कि रिक्वायर्ड था। अच्छा, उसके बाद आपके अब पास आ गया सॉल्यूशंस। सर होता ये टैक्स में आती हैं चेंजेस। 2014 में जो टैक्स का लॉ था वो और था, 15 में भी तब्दील हुआ, 16 में भी, 17 में भी। हमने जो सॉल्यूशन देने हैं वो आपको एज पर टैक्स ईयर 2022 देने हैं, यानी आपके पास उन पास पेपर्स के सॉल्यूशन अपडेटेड होंगे इस किताब में। और इस पे बड़ी एफर्ट होती है क्योंकि एक प्रोविजन चेंज होने से हमें सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। तो भाई ये वाली बात है अगली। तो आई गैप स्टडी टैक्स आ गया, पास पेपर टॉपिक वाइज आ गए, सॉल्यूशन आ गए, ये सारी चीज़ें आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी। ये इसीलिए हम इस किताब को करते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, मैं आपको स्लाइड से पढ़ा रहा हूँ और जो स्लाइड्स होंगी उसमें वही अल्फाज ही होंगे जो किताब में होंगे। सो टेक्निकली एक बार मैं आपको क्लास में पढ़ाऊँगा, रीड करूँगा, वही बात आपके पास आपकी किताब में लिखी होगी, आप घर जाके उसको रीड करेंगे, यानी आप उसको 3 से 4 बार जब एक ही लाइन पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी इंशाल्लाह। यस और नो? सर जो मैं आपको क्लास में बोल रहा और पढ़ के सुनाया वही स्लाइड आपके पास किताब में मौजूद है, वही आप वहां से पढ़ेंगे, फिर दोबारा जब खुद पढ़ेंगे तो भी उसी किताब से पढ़ेंगे। सर वो चीज़ जब 3 से 4 बार रिपीट होगी तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सर ये स्टोरी है, इसीलिए ये वाली बुक जो है रिकमेंडेड है। लास्ट अटेम्प्ट में सबसे ज़्यादा ये वाली बुक यूज़ की गई है स्टूडेंट्स की तरफ से, तकरीबन 2500 कॉपीज़ ये वाली बुक यूज़ की गई है पिछली अटेम्प्ट में, टैक्स हेल्प बुक के नाम से। लेकिन वो 7th एडिशन है, आपको अब 8th एडिशन जो है वो लेना होगा। अभी मैं आपको बताया मैं वेट किसका कर रहा हूँ, आई कैप की बुक आ जाए उसके इंशाल्लाह 1 वीक के अंदर आ जाएगी। कल का क्या सीन होगा, कल इंशाल्लाह मैं आपको हैंड आउट्स दे दूँगा जो आप यहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। जी अच्छा जनाब, वही स्टूडेंट शुड फोकस ऑन द लेक्चर एंड रीड बुक आफ्टर द लेक्चर सो दैट दे कैन रिटेन मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेक्चर। सर अगर आप लेक्चर ही अच्छे से सुने और वही बात बाद में किताब में भी रीड करें तो आप इंशाल्लाह मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लेक्चर रिटेन कर पाएंगे। सर सब्जेक्ट कोई सेलेक्टिव स्टडी जो है नहीं है, रेगुलरली टेस्ट देना होगा, ये मेन बात है। आई कैप की किताब पास पेपर स्टडी मटेरियल है और इसको जो कंपाइल कर दिया हमने टैक्स हेल्प बुक के नाम से, उसमें लें सर। ये हमारी आज की डिस्कशन थी। आपकी तरफ से कोई मजीद सवाल हैं तो पूछिए। पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं ये डिपेंड करता है, वेरी करता है फ्रॉम पेपर टू पेपर, लेकिन किस एरिया से सवाल आते हैं ये मैं बता चुका हूं जी। हर साल टैक्स जुलाई में जी फिर हमारे सितंबर अटेम्प्ट में जो पुराना होता है वो चल रहा होता है, यानी टैक्स ईयर आप लोगों पे टैक्स ईयर 2022 एप्लीकेबल होगा, ठीक है जी। और कोई बात? सर ये वाली बुक लेने के बाद आई कैप की बुक जो 800 में लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको ऐसे कह लीजिए कि आप अगर ये वाली किताब ले लेते हैं तसल्ली के लिए उसको ऑनलाइन ही चेक कर लीजिएगा 1-2 बार। जो मतलब होता है ना, कुछ स्टूडेंट्स को तसल्ली नहीं हो रही होती तो उसका आसान हल ये होता है। मैं तो कहूँगा कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आप, हमने इसीलिए इसको इन लाइन विद आई कैप बनाया है कि वो तसल्ली जो स्टूडेंट को नहीं होती वो एक बार आसानी से
वो कंपैरिजन करेंगे। नॉर्मली स्टूडेंट्स ऐसे भी जो होते हैं वो एक आध चैप्टर देखने के बाद क्या कर देते हैं, इसी बुक पे स्विच कर लेते हैं। जी और कोई सवाल? सिर्फ पेपर की तैयारी ग्रेड की जो मार्क्स स्कीम होती है उसके मुताबिक करनी चाहिए, या फिर अब फर्स्ट चैप्टर करने लगे हो तो फर्स्ट चैप्टर को हम जिस तरह फर्स्ट चैप्टर का था, फर्स्ट टू 3 चैप्टर की थी 8% था पेपर में, तो हम उसको उतना ही टाइम दें जितना हमने इनकम टैक्स को देना है, या फिर उसकी परसेंटेज के लिहाज से उसको टाइम दें? इनका सवाल ये है कि जितनी पेपर में टेस्टिंग होती है उस उतना टाइम देना चाहिए, या जितने चैप्टर है उतना टाइम देना चाहिए? जिसकी जितनी टेस्टेबिलिटी होती है उतना टाइम देना चाहिए, ठीक है, उसको उतनी डिटेल में देखना चाहिए। जी और कोई सवाल? ले सर, आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।